अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था क्रिटिकल केयर नर्सिंग का यूनिट 1, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में 3 ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए थे। साइको सोशल इम्प्लीकेशंस, स्ट्रेस एंड कोपिंग, स्लीप एंड सेंसरी बैलेंसेस। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव से, इंडिविजुअल एंड फैमिली रिस्पॉन्स। आज भी हम कोशिश करेंगे कि हम 3 ऑब्जेक्टिव्स फर्दर कवर कर लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव है इंडिविजुअल एंड फैमिली रिस्पॉन्स। ये वही चैप्टर जहाँ से हमने प्रीवियस 2 ऑब्जेक्टिव्स कवर किए थे, उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्रिटिकल इलनेस में पेशेंट होता है, तो इस एक्सपीरियंस में, इस फेज में जो फैमिली है उसको हमने कैसे असिस्ट करना है, उनके क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं और नर्सिस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये हमने देखना है इस टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से ये टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, असिस्टिंग द फैमिली थ्रू द क्राइसिस। इसमें सबसे पहले तो आपका ये जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक जो हमारे पास क्रिटिकल इलनेस वाली स्टेज होती है या फेज होती है, वो एक सडन और स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है फैमिली के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। ठीक है, तो अब जो क्रिटिकल केयर नर्सिस होती है, उनका मेजर रोल होता है इस फेज में फैमिली को असिस्ट करना। ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, फिजिकल भी, इमोशनल भी और साइकोलॉजिकल भी। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और जनरल पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि वो जो नर्स है उसने वो किस सोर्सेज के थ्रू जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। इसमें सबसे पहले जो है उसने प्रॉपर अपनी प्रेजेंस फील करवानी है। ठीक है, उसके अलावा जो है ना, उनकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है और उनकी जो भी परसेप्शंस है उनको प्रॉपर एक्नॉलेज करना है। ये सारे जनरल पॉइंट्स हमने पहले पढ़ लिए हमें। ठीक है, आगे यहाँ से आपका जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इसमें ना आगे फर्दर पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हमने फैमिली को जो असिस्ट करना है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमने फैमिली की नीड्स को पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके अलावा हमने इनको मीट करना है। अब इसमें जो फैमिली की नीड्स हैं, ये आगे टेबल दिया हुआ है, कौन कौन सी नीड्स हमने आइडेंटिफाई करनी होती है, इंश्योर करना होता है कि वो पूरी हुई हैं कि नहीं। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने जब पेशेंट की और उसकी फैमिली की असेसमेंट करनी होती है तो हमने क्या क्या देखना होता है। ठीक है, हमने क्या देखना है कि फैमिली की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं उनको असेस करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें जो है जो असेसमेंट आती है इसकी हर एस्पेक्ट से आती है फैमिली की। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी आती है, स्पिरिचुअल भी, फिजियोलॉजिकल भी। ठीक है, तो हमने उनको हर एस्पेक्ट से प्रॉपर असेस करना है ताकि हम उनकी नीड्स को प्रॉपर मीट कर सकें। उसके अलावा अब यहाँ पे जो कुछ टूल्स यूज़ होते हैं जिसके ज़रिए हम उनकी नीड्स को असेस कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने एक एमसीक्यू याद रखना है कि उस टूल का नाम क्या है जिसके ज़रिए हम फैमिली की नीड को असेस करते हैं। क्रिटिकल केयर फैमिली नीड्स इन्वेंट्री, ये मोस्ट कॉमन है जो कि हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ फैमिली। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये टेबल्स जो इम्पोर्टेंट हैं, ये आपने अच्छे से करना है। जस्ट आपने ये वाली जो है ना रीडिंग करनी है, आगे जो टेबल्स है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो फैमिली मेंबर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, वो कौन कौन सी नीड्स हैं फैमिली मेंबर्स की। सबसे पहले जो है कि वो सेटिस्फाई होने चाहिए कि जो भी उनको केयर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको फैमिली की जो पेशेंट है उसको वो प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये उनकी मेजर नीड है। उसके अलावा क्या है कि जो केयर गिवर्स हैं वो प्रॉपर अपनी जो है ना शो कर रहे हैं, अटेंशन शो कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्टफुली जो है वो बिहेव कर रहे हैं, इम्पथेटिकली बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक उनकी नीड है। इसको हमने आइडेंटिफाई करना है, उसको पूरा करना है। उसके अलावा जो है पेशेंट के बारे में प्रॉपर हमने इन्फॉर्मेशन देनी है फैमिली को कि उसकी कंडीशन क्या है, आगे क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, सारा हमने जो है उनको प्रोवाइड करना है। ये भी उनकी बेसिक नीड है एक। ठीक है, उसके अलावा हमने पेशेंट जो है ना उनको, पेशेंट की फैमिली का अलाउ करना है कि वो प्रॉपर जो है ना विजिटिंग आवर्स के अकॉर्डिंग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है हमने ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है पेशेंट की फैमिली को, पेशेंट की कंडीशन के बारे में। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस भी देनी है कि जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनका क्या रैशनल है, क्या रीज़न है और आगे फर्दर क्या प्रोसीजर जो है वो यूज़ होंगे। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में आगे हमने उसकी फिजिकल नीड्स को भी मेट करना है और जो इसकी इमोशनल नीड्स है उनको भी मेट करना है। ठीक है, तो ये जस्ट कुछ जनरल नीड्स हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है फैमिली मेम्बर्स की भी और पेशेंट की भी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास पॉइंट क्या था,
आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग फैमिली नीड्स। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, फैसिलिटेटिंग विजिटेशन। अब इसमें क्या करना होता है कि जैसे आपको पता है कि हर हॉस्पिटल की अपनी एक पॉलिसी होती है विजिटेशन की, जिसमें वो अलाउ करते हैं जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको स्पेसिफिक आवर्स देते हैं कि आपने इस आवर में इतने टाइम के लिए आप जो है ना अपनी पेशेंट से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फैमिली प्रेजेंस से क्या होता है कि पेशेंट की जो एंग्जाइटी है ना वो थोड़ी कम हो जाती है और पॉजिटिव इफेक्ट आता है उसकी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, उससे उसकी जो हीलिंग है या उसकी जो रिकवरी है वो भी फास्ट हो सकती है। तो इसमें जो अप्रोचेस कुछ यूज होती हैं जैसे कि अब यहाँ पे लिखी हुई हैं, नोवेल अप्रोचेस टू विजिटेशन में चाइल्ड अकोम्पनीड बाय एन एडल्ट, मतलब कि एक अडल्ट उसके साथ एक जो है चिल्ड्रन वो आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर वो पेशेंट का कोई फेवरेट पेट है तो हमने उसमें एनिमल असिस्टेड थेरेपी के तौर पे कोई भी जो है ना पेट उसके साथ जो है वो आ सकता है, जो भी फैमिली मेम्बर विजिट कर रहे हैं, ताकि उसको एक पॉजिटिव इफेक्ट मिले। ठीक है, उसको हैप्पीनेस की फीलिंग्स उसकी इंक्रीज होती हैं इसमें, उसकी जो लोनलीनेस की फीलिंग्स है वो रिड्यूस हो सकती हैं। तो ये इसके जो है ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन हमने जो भी हॉस्पिटल है ना उसकी पॉलिसी को फॉलो करते हुए हमने विजिटेशन जो है वो अलाउ करनी है। ठीक है, और जो भी फैमिली मेंबर्स विजिट कर रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, तो हमने उनको प्रॉपर जो है ओरिएंटेशन प्रोवाइड करनी होती है, सारे जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे होते हैं पेशेंट के साथ, और जो भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है फर्स्ट टाइम उनको जो है ना जो भी लाइक उनके पेरेंट्स हैं या मदर फादर जो भी उनके साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी होती है पेशेंट के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में। ठीक है, और हमने उनको इंकरेज करना है कि वो प्रॉपर सेल्फ केयर प्रोवाइड करें पेशेंट को। ठीक है, ग्रूमिंग में, ईटिंग में असिस्ट करें, हाइजीन में असिस्ट करें। इन सब से जो है ना एक उनको पेशेंट को जो है ना फीलिंग ऑफ कंफर्ट की फीलिंग आती है। ठीक है, और उनकी एंग्जाइटी भी कम होती है। ठीक है, ये हमारे पास था सेकंड पॉइंट। उसके अलावा जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसी के अंदर ये टेबल आते हैं दो तीन, ये हमने पढ़ लिया उनकी नीड्स कौन कौन सी होती हैं, और जो नर्सिंग इंटरवेंशंस है ना इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए वो कौन कौन सी हैं। अब इस क्राइसिस वाली सिचुएशन में नर्सिस का मेजर रोल होता है पेशेंट की फैमिली के साथ डील करने में। सबसे पहले क्या है कि उन्होंने नर्सिस ने क्या करना होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने फैमिली के साथ एक प्रॉपर जो है वो कॉन्फिडेंट वे में बात करनी होती है। ठीक है, और एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। ठीक है, और उन फीलिंग्स ऑफ होप को कन्वे करना होता है, क्योंकि वो होपलेसनेस की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी की कंडीशन में होते हैं, तो हमने उनको रीअश्योरेंस देनी होती है, अपनी प्रेजेंस फील करवानी होती है। ठीक है, उसके अलावा हमने उनकी जो भी फीलिंग्स है ना उनको प्रॉपर परसीव करना है, प्रॉपर हमने उनको विदाउट एनी जजमेंट जो है ना हमने उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, इस सिचुएशन में उसके अलावा हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने प्रॉपर कंसर्न शो करना है पेशेंट की तरफ भी और फैमिली की तरफ भी। ठीक है, देन हमारे पास क्या है कि हमने ओपनली बात करनी है पेशेंट से और फैमिली से, जो भी उसकी सिचुएशन है पेशेंट की। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या है वो सारा हमने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है पेशेंट की फैमिली को। उसके अलावा जो भी इश्यूज आ रहे हैं पेशेंट की फैमिली को या पेशेंट को, हमने प्रॉपरली जो है वो डिस्कस करने हैं सारे इश्यूज को। ठीक है, इन अ ऑनेस्ट मैनर। उसके बाद हमने ऑनेस्ट रहना है, रियलिस्टिक रहना है, कोई भी फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देनी। ठीक है, फॉल्स अजम्पशन नहीं करनी। उसके अलावा हमने पेशेंट की फैमिली जो भी उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पेशेंट की कंडीशन के बारे में, हमने उनको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करते जाना है। ठीक है, कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो कि जैसे जैसे चेंज हो रही होती है विद टाइम या विद ट्रीटमेंट, तो हमने प्रॉपर उनको इन्फॉर्म करते जाना है साथ साथ। ठीक है, उसके अलावा हमने जो भी उनकी फीलिंग्स होती हैं फैमिली की, पावरलेसनेस की या होपलेसनेस की, उनकी फीलिंग्स को हमने कम करना है। ठीक है, मिटिगेट करना है, रिड्यूस करना है। वो कैसे हम कर सकते हैं, वो हमने, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हमने डिसीजन मेकिंग जो करनी है वो शेयर डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, मतलब कि हमने जो भी डिसीजन लेना है उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके आगे फर्दर प्लान के बारे में, तो हमने फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है, पेशेंट को भी इन्वॉल्व करना है। ठीक है, ताकि जो उनकी फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस है उनको हम कम कर सकें। उसके अलावा जो भी ये विजिटेशन के आवर्स थे ना वो हमने प्रॉपर एडजस्ट करने हैं। ठीक है, जिस टाइम में वो जो है ना वो अकोमोडेट कर सकते हैं, तो हमने उन्हीं के साथ जो है ना उनको रिलेट करना है। ठीक है, उसके अलावा जो है प्रॉपर जिनको प्राइवेसी चाहिए होती है फैमिली को जो विजिट कर रहे होते हैं, तो हमने इनको एक सूटेबल जो है वो प्राइवेसी देनी होती है, प्रॉपर स्पेस और लोकेशन जो है प्रोवाइड करनी होती है, ताकि वो प्रॉपर जो है ना अपनी वहाँ पे रह सकें। ठीक है, उसके अलावा हमने उनको स्पिरिचुअली और इमोशनली भी सपोर्ट करना होता है फैमिली को। ठीक है, स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। ये नर्सिंग इंटरवेंशन आपने अच्छे से करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ है।
और इसके अलावा एक और टेबल है यहाँ पे कि अब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सिचुएशन है प्रॉब्लम वाली, उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है इस सिचुएशन में। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। जो भी फैमिली की प्रॉब्लम आ रही है, पेशेंट से रिलेटेड या कोई और भी प्रॉब्लम है जो कि उनकी एंग्जाइटी को ज़्यादा कर रही है, उनके स्ट्रेस लेवल को ज़्यादा कर रही है, तो हमने सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। ताकि हम उनके स्ट्रेस लेवल को, एंग्जाइटी लेवल को रिड्यूस कर सकें। तो इसमें हमारी जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है वो उसका मेजर रोल होता है। हमने प्रॉपरली उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है और असेस करना है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम। ये भी हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि कुछ सपोर्ट सिस्टम होते हैं, हमने उनके बारे में पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करना है कि वो वहाँ से असिस्टेंस और सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। अब वो जो सपोर्ट होती है वो डिफरेंट टाइप्स की वो दे सकते हैं, फिजिकल सपोर्ट भी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट भी। ठीक है। तो हमने इन सब के बारे में, सपोर्ट सिस्टम के बारे में उनको एजुकेट करना है। ठीक है। उनको इंकरेज करना है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, फोकस ऑन फीलिंग्स। मतलब जो भी फीलिंग्स है ना पेशेंट की, उनकी फैमिली की, इस कंडीशन में हमने उनको प्रॉपर परसीव करना है विदाउट एनी जजमेंट। ठीक है। और उनको इंकरेज करना है, उनको प्रॉपर जो है ना रीअश्योरेंस देनी है, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है और उनको इम्पैथी शो करनी है। ठीक है। मतलब कि हमने एक्टिवली लिसन करना है पेशेंट की फैमिली को, जो भी उनके कंसर्न्स है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी वैल्यूज़ की, उनके कल्चर की, ठीक है, उनके रिलीजन की। उसके अलावा हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई स्टेप्स। अब हमने सारा कुछ कर लिया, हमने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली, सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी बता दिया। ठीक है। उनकी फीलिंग्स को भी प्रॉपर जो है ना अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमने जो है वो स्टेप्स लेने हैं, मतलब हमने गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज को अब स्टार्ट करना है, ताकि हम पेशेंट की जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ना, तो हम इसमें गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम स्टेप्स लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम की बेस पे जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है ना, उसके हिसाब से हम आगे उनका सोल्यूशन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अगर एक पेशेंट की फैमिली है, वो उतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है ना, कि अगर हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि अगर इसको हम, इनकी फैमिली को या जो भी इनके मेंबर्स हैं साथ जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, अगर उनको हम घर भेज दें या थोड़ा वो रेस्ट उनको मिल जाए, तो शायद वो उनकी जो एंग्जाइटी का लेवल है वो कम हो जाए, उनकी जो वेलबींग है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए। ठीक है। तो हम ये इस तरह इसके स्टेप्स ले सकते हैं। ये हमारे पास था प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हम जो अप्रोच यूज करते हैं। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया, फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप क्या था, आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग फैमिली नीड्स। सेकंड हमारे पास था फैसिलिटेटिंग विजिटेशन। और थर्ड हमारे पास क्या है, मैनेजिंग फैमिली प्रेजेंस ड्यूरिंग इन्वेसिव प्रोसीजर्स। ये भी आपने डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस किया होगा सेटिंग्स में, डिफरेंट सिचुएशंस में, कि कुछ पॉलिसीज या कुछ ऐसे होते हैं प्रोटोकॉल्स जो कि ये कहते हैं कि अगर पेशेंट की फैमिली जो है वो साथ है उसके किसी भी प्रोसीजर के दौरान, तो उससे जो है ना उसकी उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं, उसकी हेल्थ के ऊपर। ठीक है। पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलते हैं। अब कुछ स्टडीज कहती हैं कि इस तरह जो है ना, वो उन्होंने परसेंटेज बताई थी, स्टडीज हुई थी कि 95% जो है वो बिलीव करते हैं कि अगर पेशेंट की फैमिली वहाँ पे मौजूद होगी ना ड्यूरिंग कोई भी प्रोसीजर हो रहा है, ड्यूरिंग इन्वेसिव प्रोसीजर, तो उससे जो है ना उनकी पेशेंट की जो है कंडीशन या उसकी जो वेलबींग है वो इम्प्रूव हो सकती है, उसकी जो एंग्जाइटी है वो कम हो सकती है। ठीक है। तो ये जस्ट आपने यहाँ से परसेंटेज याद करनी है कि किस स्टडी में कितनी कितनी परसेंटेज की बात हुई है। ठीक है। उसके अलावा ये आगे एक हमारे पास क्या है कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिस है, वो ये रिकमेंड करती है कि हर हर जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन होता है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपने प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ कहते हैं कि आपने कोई भी फैमिली मेंबर को अलाउ नहीं करना ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर। और कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि आप जो है ना उनको उनकी प्रेजेंस को फील वहाँ पे करके ना तो पेशेंट की एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो हमने हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है इसका, इसमें हमने क्या करना है, फैमिली कॉन्फ्रेंसिस को फैसिलिटेट करना है। ये भी आपने कुछ अटेंड भी की होंगी। ठीक है। ये होती रहती हैं कॉन्फ्रेंसिस हॉस्पिटल्स में। अब कोई भी स्पेसिफिक डिजीज है पेशेंट की, ठीक है, तो हमने उस डिजीज का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जो भी आगे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने प्लान किया होता है कि इसके साथ आगे क्या क्या हमने जो है ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, या क्या इसके डायग्नोज है, क्या इसकी कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं, वो सारा जो है ना कम्युनिकेशन करने के लिए, फैमिली के साथ क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने के लिए ना, और डिसीजन मेकिंग लेने के लिए उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना होता है हमने डिसीजन मेकिंग में। तो हम एक कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज करते हैं। ठीक है। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं, फैमिली कॉन्फ्रेंस, जिसका पर्पज यही होता है कि हम प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकें फैमिली के साथ। ठीक है। और उनकी जो है डिसीजन मेकिंग में भी उनको इन्वॉल्व कर सकें,
और उनकी प्रॉपर जो है उनको इन्फॉर्मेशन दे सके पेशेंट की कंडीशन के बारे में, ठीक है। उसके अलावा जो भी उनकी मिसकंसेप्शंस है, मिस इन्फॉर्मेशन है पेशेंट के डिजीज के बारे में, उनको भी हम क्लियर कर सकें, ठीक है। तो ये इसके कुछ पर्पजेस दिए हुए हैं कि हम क्यों करते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे इसके कुछ जो है ना वो स्टेप्स होते हैं जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हमने बिफोर कॉन्फ्रेंस नर्सिस का क्या रोल होता है और आफ्टर कॉन्फ्रेंस नर्सिस का क्या रोल होता है, ठीक है। ये भी आपने रीडिंग करनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कि जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट की फैमिली से बात करते हैं ना कि हम ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और उनको सारा एजुकेट कर देते हैं, पूरा बता देते हैं प्रोसीजर कि हम क्या क्या इसमें हमारा क्या पर्पस है इस कॉन्फ्रेंस का। उनकी जो भी नीड्स होती हैं उसको हमने असेस कर लेना कि उनके क्या क्या कंसेप्शंस है, वो भी हमने उनकी नॉलेज के बारे में जो है ना वो उनका नॉलेज ले लेना कि क्या उनका प्रीवियस नॉलेज है इस डिजीज के बारे में, ठीक है। तो हमने पहले जो भी प्रिपरेशन करनी होती है ना कॉन्फ्रेंस से पहले, वो सारी हमने फैमिली के साथ बात करनी होती है, ठीक है। उनकी स्पिरिचुअल नीड्स को असेस करना होता है, उनकी कल्चरल नीड्स को, उनके रिलीजन को, उनकी फीलिंग्स को, सारा जो है ना हमने इसके बारे में पहले बात कर लेनी है फैमिली से, ठीक है। उसके अलावा ये आपने पॉइंट याद रखना है कि सारा कुछ जो है ना वो एक प्राइवेट प्लेस में हमने करना होता है। हमने उनकी जो भी बात है ना, सारी इन्फॉर्मेशन वो कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए स्पेसिफिक एक प्राइवेट प्लेस या एक रूम होता है जिसमें हम सारी ये उससे बिफोर द कॉन्फ्रेंस बात कर रहे होते हैं, ठीक है, पेशेंट के बारे में उसकी फैमिली के साथ। उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो उसके बाद जो क्या रोल होता है नर्सिस का, आफ्टर द कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने अब देखना होता है कि हमने पूरा नॉलेज प्रोवाइड कर दिया हुआ है पेशेंट की फैमिली को, तो अब उनके क्या कंसर्न्स हैं, वो क्या आप चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। और जो भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा होता है उनके बारे में आगे उनके क्या प्लान्स हैं, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। और इसके अलावा अगर वो जो भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा होता है अगर वो स्टॉप करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या अगर रिस्क आ सकते हैं पेशेंट के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर, तो सारा जो है ना उसके बाद हमने पेशेंट की फैमिली से दोबारा बात करनी होती है, ठीक है। उन्होंने उन्होंने अब क्या डिसीजन लिया होता है उसके बारे में हमने सारा उससे पूछना होता है फैमिली से, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल पॉइंट्स है, ये आपने रीड कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब ये था बिफोर एंड आफ्टर कॉन्फ्रेंस नर्सिस का रोल। उसके अलावा यहाँ पे ये एक टेबल है, इसमें भी तकरीबन वही बातें हैं, वही चीजें हैं कि अगर फैमिली कॉन्फ्रेंस अब हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग अ फैमिली कॉन्फ्रेंस तो क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा। बिफोर कॉन्फ्रेंस वही इसमें चीजें आ जाती हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी कि हमने उसकी सारी नॉलेज को असेस करना है, पेशेंट की फैमिली का क्या नॉलेज है उस डिजीज के बारे में, उनके क्या फीलिंग्स हैं, क्या एटीट्यूड्स हैं, ठीक है। और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो नर्सिस हैं, जो भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी अपना अपना क्या नॉलेज है, अपनी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये सारा जो है ना पहले हमने कर लेना है डिस्कस बिफोर द कॉन्फ्रेंस। उसके बाद ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस, अब कॉन्फ्रेंस हो रही है तो सबसे पहले जो भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन के बारे में, तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट करेगा फैमिली के साथ, और इसके अलावा जो भी उनका कॉन्फ्रेंस का पर्पस है, गोल है, वो डिस्कस करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी अब सारी उन्होंने प्लान किया होता है कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिस्कस करना है, वो सारा जो है वो प्रेजेंट करेगा या जो है ना एक्सप्लेन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी पेशेंट के फैमिली के क्वेश्चंस होंगे उनको वो जो है ना एड्रेस करेगा, सारे उनकी जो इमोशंस फीलिंग्स को जो है ना मद्देनजर रखते हुए ना, उसकी पेशेंट की फैमिलीज की जो डिज़ायर्स होती हैं, जो रिलीजन, जो कल्चर, उनको जो है उससे रिलेट करते हुए वो अपनी डिस्कस करेगा सारा, ठीक है, डिजीज के बारे में। उसके अलावा आफ्टर द कॉन्फ्रेंस जो है वो, सॉरी, एट द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या करेगा, अब वो ये बताएगा कि पेशेंट की जो फैमिली उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि अब पूरी कॉन्फ्रेंस हो गई है तो लास्ट पे समराइज करते हैं ना, और रिकमेंडेशन लेते हैं कि अब आप क्या चाहते हैं, आप ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, आपकी क्या सजेशंस हैं, आप फॉलो अप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना वो एक कॉन्फ्रेंस में, या आपने अटेंड की भी होगी तो आपको इसका आइडिया होगा। ये वही जनरल चीजें हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमने कल्चर सेंसिटिविटी को भी प्रैक्टिस करना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट में, नर्सिंग ट्रीटमेंट में, कि हमने एक पेशेंट का जो कल्चर है ना उससे रिलेटेड या उससे रेलिवेंट हमने कल्चर केयर प्रोवाइड करनी होती है, नर्सिंग केयर, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि कल्चरली कम्पिटेंट नर्सिंग केयर क्या होती है, कि हम उसको जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, वो उससे उसके कल्चर से, उसकी रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल क्लास और इकोनॉमिकल सिचुएशन से रेलिवेंट होनी चाहिए, उससे रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि इश्यूज जो है वो अराइज ना हो। तो हमने क्या करना है, इस सब को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जब उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं ना पेशेंट की, या पेशेंट की फैमिली की असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ले लेनी होती है ताकि हमें बाद में इशू कोई ना हो, ठीक है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने लेनी होती है वो एक बॉक्स बना हुआ है ये वाला, कि हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है ड्यूरिंग असेसमेंट, कल्चरल असेसमेंट, ठीक है।
सबसे पहले हमने पूछना है कि उसकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। उसके अलावा लेंथ लेंथ ऑफ टाइम इन दिस कंट्री, वो किस कंट्री में रह रहा है और कितने टाइम से रह रहा है, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, ताकि जब हम उससे आगे फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चंस करेंगे तो हम उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके अलावा उसकी बिलीफ क्या है हेल्थ के बारे में, इलनेस के बारे में, और कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, ठीक है। उसके अलावा उनके डिसीजन कौन लेता है उसकी फैमिली में, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारे जो हमने क्वेश्चंस हैं वो हमने पहले ही कर लेने हैं ड्यूरिंग असेसमेंट। उसके अलावा हमने क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट करना है। मतलब कि पेशेंट के जो अपने बिलीव्स हैं, पेशेंट की फैमिली के क्या बिलीव्स हैं लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, इलनेस के बारे में, उनका क्या सपोर्ट सिस्टम है, क्या स्पिरिचुअल उनका सिस्टम है सारा। तो हमने उसको भी असेस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव था ना, जो इंडिविजुअल एंड फैमिली रिस्पॉन्स क्या क्या होते हैं, उसमें हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि प्रिपेयरिंग द पेशेंट एंड फैमिली फॉर डिस्चार्ज। लाइक एक पेशेंट जो है वो अब उसकी कंडीशन जो है वो अब बेहतर हो रही है, बेटर हो रही है, तो हमने क्या करना है, उसको डिस्चार्ज उसका प्लान करना है। मतलब हमने उसको क्रिटिकल केयर यूनिट से आगे शिफ्ट करना है नॉर्मल वार्ड में, ठीक है। तो उसका क्या प्रोटोकॉल होता है, ये अब कुछ क्राइटेरिया होता है कि हम अगर पेशेंट की कंडीशन जो अब इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, उसको अब फर्दर जो है वो नेसेसरी या मॉनिटरिंग नहीं चाहिए प्रॉपर, अब इसको इंटेंसिव सपोर्ट नहीं चाहिए, तो हम उसको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉपर क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाता है तो हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं फॉर डिस्चार्ज। तो अब इसमें क्या है कि जो भी जहाँ पे हमने उसको अगर शिफ्ट करना होता है ना दूसरे वार्ड में, तो वो जो नर्स होती है, रिसीविंग नर्स, वो सारा जो है वो उससे हमारा कांटेक्ट होता है, उससे हमने उसको प्रॉपर गाइड करना होता है कि हमारा ये पेशेंट आ रहा है, तो आपने इसका जो है ना पूरा ट्रांसफर प्रोसेस उसको आगे बता देना, गाइड करना, ताकि उसकी जो एंग्जाइटी है पेशेंट की वो कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब वो न्यू अब एक एरिया में जा रहा होता है, न्यू यूनिट में जा रहा होता है, उससे उसको ओरिएंटेशन हमने करवानी होती है। तो ये सारा वहाँ का पैटर्न जो है वो अलग होता है, ठीक है। वहाँ की जो रूटीन है, वहाँ के जो विजिटिंग आवर्स हैं वो सारे अलग होते हैं। तो सारा जो है वो जो रिसीविंग नर्स होती है ना, उसने भी इसको एजुकेट करना होता है, और जो शिफ्ट करी होती है उसने भी इसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है, ताकि उसकी जो स्ट्रेस है, उसकी एंग्जाइटी है पेशेंट की और फैमिली की, वो कम हो जाए। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने कवर किए हैं। हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था ना, सॉरी ये थर्ड ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल एंड फैमिली रिस्पॉन्स टू द क्रिटिकल केयर एक्सपीरियंस। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो फैमिली होती है या इंडिविजुअल होता है क्रिटिकल केयर इलनेस वाली फेज में, तो हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। इसमें 7 से 8 पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ना, वो 3 से 4 टेबल्स हमने किए हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा आगे हम देखें तो हमारा जो ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है ना, कंप्लीमेंट्री थेरेपीज, ये भी हम आज कर लेते हैं, ये छोटा सा है तो आज कवर हो जाएगा। ये आपकी बुक पे नहीं दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन, तो हम ना यहाँ से आपका होगा पास पेपर की बुक, वहां से मैं आपको करवा देती हूँ, वहां पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी इन लिस्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 थेरेपीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं ये क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी हम यूज करते हैं। Complementary therapy means that therapy used alongside conventional medical treatment or therapy, ठीक है। मतलब ये कि हम एक प्रॉपर उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो तो उसका हो ही रहा होता है, उसके साथ जो हम यूज करते हैं अदर फर्दर थेरेपी, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। इसके अब पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं पेशेंट की हेल्थ के ऊपर। अब ये जो थेरेपीज है ये सारी हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमने पढ़ा था ना टेबल माइंड बॉडी स्ट्रेटजीज का, जो कि हम यूज करते हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये सारी थेरेपीज वही हैं, ठीक है। ये सारी आपने वो टेबल जो है वो रीड करना है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन था कंटेंट का जो कि हमने कवर कर लिया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो तकरीबन 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स कवर हो गए हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, कंटेम्परेरी इश्यूज इन क्रिटिकल केयर एरिया। अब ये जो इश्यूज होते हैं ना, इसमें एथिकल और लीगल लीगल इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। कि जो क्रिटिकल केयर एरिया होता है या यूनिट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से एथिकल और लीगल इश्यूज आ सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं। ये आपका चैप्टर जो है वो बुक पे दिया हुआ है, तो हम ये बुक से कवर करते हैं आज, ठीक है। आज हम ये स्टार्ट करते हैं, एथिकल एंड लीगल इश्यूज। तो ये चैप्टर आपका होगा चैप्टर नंबर 4, क्रिटिकल केयर नर्सिंग की बुक से। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एथिक्स क्या होती हैं, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है प्रीवियस जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। एथिक क्या है, एथिक्स इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ राइट कंडक्ट और अ सिस्टम ऑफ मोरल वैल्यूज। ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं कि हमने किसी भी सिचुएशन में जो भी परफॉर्म करना है वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो मतलब ये हमें राइट और रॉन्ग के बारे में बताते हैं कि जो भी हमने किसी भी सिचुएशन में
कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो उससे रिलेटेड हमने कौन सा राइट डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो ये हमें राइट और रॉन्ग के बारे में डिफ्रेंशिएट करता है, ये एक ब्रांच है फिलोसफी की, एथिक्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आगे डिफरेंट अप्रोचेस हम यूज करते हैं एथिक्स में, ठीक है, ये भी आपने पढ़ी होंगी। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना आपका, जनरल अप्रोचेस टू एथिक्स, ये हम पढ़ेंगे नर्सिंग सेमिनार का, आपका एक चैप्टर है पूरा इसके ऊपर। तो इसमें सारी अप्रोचेस जो है ना वो डिटेल में बताई हुई हैं वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। यहाँ पे जस्ट आपने ऐसे ही एक एक लाइन में याद कर लेना है। तो इसमें जो 7 अप्रोचेज हैं, पहली कौन सी है, कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशलिज्म क्या कहती है कि कोई भी एक्शन जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सही आ रहे हैं, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं, तो मतलब कि वो जो एक्शन है वो राइट है। तो मतलब कि ये क्या कहता है, ये अप्रोच क्या कहती है कि किसी भी एक्शन का जो डिसीजन है ना वो उसका बेस करता है कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं तो वो एक्शन राइट है। अगर उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सही आ रहे तो मतलब कि वो एक्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका जो डिसीजन हम लेते हैं एक्शन का, वो कॉन्सिक्वेंसेस की बेस पे होता है। उसके अलावा है नॉन कॉन्सिक्वेंशलिज्म, जिसको इसका दूसरा नाम क्या है, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या कहती है कि हमने कोई भी एक्शन जब लेना है तो हमने मोरल प्रिंसिपल्स को, मोरल रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। चाहे वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हमने कॉन्सिक्वेंसेज को नहीं देखना, हमने जस्ट मोरल प्रिंसिपल्स को देखना है, हमने उनको फॉलो करना है, ठीक है। उनकी बेस पे हम देखेंगे कि वो एक्शन राइट है या रॉन्ग है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म। ये हमारे पास थर्ड अप्रोच है। ये क्या कहती है कि अगर कोई एक्शन जिसका बेनिफिट ज्यादा हो रहा है लोगों को, ठीक है, बेनिफिट ज्यादा है और उसका बर्डन कम है, तो मतलब कि वो एक्शन जो है वो राइट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पैटर्नलिज्म। अब ये अप्रोच क्या कहती है कि ऐसा एक्शन जो कि, अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या कोई भी ऐसा है पर्सन जो कि पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है, तो वो खुद डिसीजन लेता है, ठीक है। वो ये जानता है कि पेशेंट के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेता है। और ये पूछता नहीं है पर्सन से, ठीक है, पर्सन की जो ऑटोनॉमिस ऑटोनॉमस एक्शन होता है उसके बगैर, ठीक है, उसकी विल के बगैर, उसके इंटरेस्ट के बगैर जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो एक्शन ले रहा होता है, ठीक है। वो जानता है कि पेशेंट के लिए क्या सही है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूं आपको, पेरेंट्स हैं, वो जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, ठीक है। तो वो उनके जो है ना अपनी चिल्ड्रन से पूछे बगैर ये आपके लिए, उनको पता होता है ना कि हमारे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो खुद डिसीजन लेते हैं, ठीक है। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए खुद डिसीजन लेते हैं, तो ये इसमें आती है अप्रोच पैटर्नलिज्म में, ठीक है। इसी तरह आपने इसको रिलेट करना है नर्सिंग फील्ड में कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं या कोई भी डॉक्टर है वो ज़्यादा बेहतर जानता है पेशेंट के बारे में, ठीक है। तो वो पेशेंट के बारे में सही डिसीजन लेगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि हमने पेशेंट की विल के बगैर जो है वो डिसीजन लेना होता है, ठीक है, पेशेंट के इंटरेस्ट के बगैर। उसके बाद हमारे पास क्या है, एथिक्स ऑफ केयर। एथिक्स ऑफ केयर क्या कहती है कि जो भी डिसीजन है ना वो हमने लेना होता है किसकी बेस पे, केयरिंग रिलेशनशिप्स की बेस पे डिसीजन लेना होता है हमने, ठीक है। इसमें हमारे पास बात आती है केयर की, यहाँ पे वर्ड है ना केयर, तो हमने केयरिंग रिलेशनशिप्स की बेस पे हमने डिसीजन लेना होता है, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो रात को जो है ना उसको डर लगता है या वो अकेला है वार्ड में, तो अब जो नर्स है ना वो ये चाहती है कि पेशेंट जो है वो परेशान है, तो अलोन है, तो मैं ना रात को इसके साथ जो है वो स्टे कर लूँ, मतलब कि वार्ड में ही रहूँ, ठीक है। तो वो प्रॉपर जो है वो डिसीजन ले रही है किसकी बेस के ऊपर, वो इम्पति शो कर रही है, केयर शो कर रही है, ठीक है, टुवर्ड्स पेशेंट। तो वो इसकी बेस पे डिसीजन लेती है, ठीक है। तो इसमें ये आपने एग्जांपल पुट कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रिंसिपलिज्म। इसमें वही बात है कि हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो हमारे जो है वो डिसाइड करते हैं कौन सा एक्शन राइट है और कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, विर्चू एथिक्स। विर्चू एथिक्स जो है वो ये क्या कहती है कि जो पर्सन है ना उसका जो एक्शन है वो शो कर रहा होता है उसके बिहेवियर को, ठीक है, कि वो क्या राइट राइट कर रहा है क्या रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें आपको एग्जांपल दूं कि एक नर्स है, ठीक है, एक नर्स है, उसने देखा है उसने कि उसकी कोई कुलीग है, उससे कोई मेडिसिन की वायल जो है वो टूट गई है, ठीक है, कोई भी उससे कोई नुकसान हो गया, लेकिन उसने आगे रिपोर्ट नहीं किया। उसको रिपोर्ट करना चाहिए ना कि ये हमारे मुझसे ये जो है ना लॉस हो गया है, तो उसने रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन जो नर्स है जो देख रही होती है उसने क्या किया है, उसने आगे रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, उसने हायर अथॉरिटी को बता दिया कि ये इससे लॉस हुआ है, क्योंकि वो जानती है कि ऑनेस्टी जो है वो एक, ऑनेस्टी हमें शो करनी चाहिए, ठीक है। तो जो ऑनेस्टी है ना वो एक विर्चू है उसका, जो कि उसके एक्शन से शो हो रहा है।
ठीक है। तो हमने इसमें क्या करना होता है कि जो पर्सन्स के एक्शन होते हैं ना वो उसकी विचुअल्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब उसने ऑनेस्टी को फॉलो किया ना, तो ये उसके एक्शन से शो हो रहा है, क्योंकि उसने आगे रिपोर्ट किया है कि ये ऑनेस्टी जो है वो उसके लिए बेस्ट डिसीजन है, ठीक है, जो कि उसके एक्शन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल अप्रोचेस थी जो कि हम यूज करते हैं एथिक्स में। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायो एथिक्स। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं बायो एथिक्स क्या होती है। ये हमारे पास क्या है, एथिकल इश्यूज को हम स्टडी करते हैं विद इन द बायोमेडिकल साइंसेज। जो भी हमारे पास बायोमेडिकल साइंसेज जैसे कि केयर ऑफ पेशेंट्स है, डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर है, इसमें पेशेंट की बात आती है और हेल्थ केयर की बात आती है, ठीक है। इन सारी फील्ड्स के अंदर जो भी हम एथिकल इश्यूज की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बायो एथिक्स। और आगे इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो आप पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन से हैं। नॉन मेलिफिशेंस, जिसमें हमने पेशेंट को हार्म नहीं देना होता डेलिबरेटली, ठीक है, इंटेंशनली हमने पेशेंट को हार्म नहीं देना होता। उसके अलावा बेनिफिशेंस है, इसमें डूइंग गुड आ जाता है, ठीक है, हमने पेशेंट की जो है ना वेलफेयर को प्रमोट करना होता है, उसकी वेल बींग को प्रमोट करना होता है, और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना होता है, मिनिमाइज करना होता है हार्म्स को, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटोनॉमी, कि हमने पेशेंट की जो है उसको पावर देनी है डिसीजन लेने की, ठीक है। उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी है, उसकी चॉइसेस की, उसके डिजायर्स की, उसकी विशेस की। उसके अलावा हमने जस्टिस अप्लाई करना होता है, ठीक है, हमने फेयर रहना होता है जो भी हमने ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या, विरासिटी, इसमें हमने, इसमें आता है टेलिंग द ट्रूथ। उसके बाद फिडेलिटी, हमने क्या करना है, अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करना होता है, अपनी प्रोमिस को फुलफिल करना होता है। तो ये हमारे पास जनरल थे जो कि आपने पहले पढ़े हुए थे एथिक्स के अंदर, ठीक है। ये टेबल आपने अच्छे से करना, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये वाला भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर लिखा भी हुआ यूएचएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा नर्सिस की अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, एथिकल इश्यूज में। तो अब इसका जो है ना एक क्राइटेरिया है जो कि अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन ने हमें एलिमेंट्स दे दिए हैं। अब एएन ने क्या दिया, हमें कोड ऑफ एथिक्स दे दिए हैं, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स तो हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि नर्सिस ने फॉलो करने होते हैं अपनी जो है ना उसमें, अपनी शिफ्ट के अंदर या अपनी जो भी उसका चल रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास प्रिंसिपल्स का एक टेबल है यहाँ पे, ये वाला कोड ऑफ एथिक्स का जो कि नर्सिस फॉलो करती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसमें 9 प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि आपने एज इट इज याद करने हैं। Nurses practices with the compassion and respect for the dignity, worth and uniqueness of every individual। मतलब कि एक प्रोफेशन में जो नर्स है उसका मेजर रोल क्या होता है कि उसने पेशेंट की जो है रिस्पेक्ट करनी होती है, ठीक है, उसको उसकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उसने प्रैक्टिस करनी होती है, उसको केयर प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड हमारे पास क्या है कि नर्सिस का जो है प्रॉपर कमिटमेंट होनी चाहिए पेशेंट के साथ। पेशेंट चाहे वो फैमिली है, इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है या कम्युनिटी है, ठीक है, उसकी प्रॉपर कमिटमेंट होनी चाहिए पेशेंट के साथ। उसके अलावा जो नर्स है वो क्या करती है, पेशेंट के जो राइट्स हैं उसके लिए एडवोकेशन करती है, ठीक है, एडवोकेट करती है उसके लिए, जो है ना उसकी सेफ्टी को प्रमोट करती है, उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके अलावा जो नर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी एक्शंस की, ठीक है, जो भी उसने किया है, जो भी उसने एक्शन लिया वो उसकी अकाउंटेबल है, उसकी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा ये भी है कि जो डेलीगेशन है ना, ये भी आप पढ़ेंगे इसके अंदर, लीडरशिप के अंदर वो डेलीगेट भी कर सकती है अपने टास्क को आगे, जो है ना दूसरों के ऊपर वो जो है वो डिलीवर कर सकती है। अब इसका भी प्रॉपर क्राइटेरिया होता है जो कि हम पढ़ेंगे उसके अंदर, लीडरशिप के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है वो अपनी ड्यूटी को ऑन करती है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, अपनी ड्यूटीज होती हैं उनको परफॉर्म करती है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी के साथ अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज को यूज करते हुए। उसके अलावा क्या है कि जो नर्स है वो पार्टिसिपेट करती है जो भी हमारा हेल्थ केयर इन्वायरमेंट होता है उसको इम्प्रूव करने में, ठीक है, उसको मेंटेन करने में। वो कोशिश यही करती उसकी होनी चाहिए कि कोई भी जो है ना वो अनएथिकल एक्शन ना ही ले, ठीक है, ताकि जो भी इन्वायरमेंट है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंटेन रहे। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो नर्स है वो पार्टिसिपेट किस में करती है, एजुकेशन को इन्हांस करने में, ठीक है, अपनी प्रोफेशन की एडवांसमेंट में वो पार्टिसिपेट करती है अपनी नॉलेज को इन्हांस करके, ठीक है, अपनी एक्सपर्टीज को बिल्ड करके। उसके अलावा जो नर्स है वो कोलेबोरेट करती है दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ ताकि वो जो भी पेशेंट की नीड्स हैं उसको मेट कर सके, ठीक है, जो भी उसकी फिजिकल इमोशनल साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल जो भी नीड्स हैं उसको वो एड्रेस कर सके, ठीक है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोलेबोरेशन होती है नर्सिस की दूसरे प्रोफेशन के साथ। उसके अलावा जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, तो इसमें नर्सिंग है ना उसकी एक मेजर रोल होता है कि वो अपने नॉलेज को अपडेट करे, अपनी एक्सपर्टीज को इन्हांस करे, ठीक है, ताकि वो ग्लोबल लेवल पे अपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कोड ऑफ एथिक्स थे जो कि नर्सिस ने फॉलो करने होते हैं, और ये अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने प्रोवाइड किए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से जस्ट आपने ये टेबल ही करना है, ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ में ये सारा।
इसमें वही लिखा हुआ जो अंदर हमने पढ़ा ना मेरा इसके अंदर टेबल के अंदर। उसके अलावा अगर हम देखें तो एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ठीक है। एथिकल डिसीजन मेकिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कोई भी हमारे पास एथिकल इशू आ गया है तो हमने उसको कैसे रिजोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि हमारे पास जो कन्फ्लिक्ट है वो अराइज ना हो, या कन्फ्लिक्ट है भी तो उसको हम सोल्व कर सकें, ठीक है, एथिकल इशू को रिजोल्व कर सकें। अब हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं इसको रिजोल्व करने के, ये हमारे पास एक पूरा मॉडल है, एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल, जो कि हमने फॉलो करना होता है टू रिजोल्व द एथिकल इशू। तो सबसे पहला जो हमारे पास इसका स्टेप है उसमें क्या करना होता है, गैदर द रेलिवेंट फैक्ट एंड आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर्स, ठीक है। कि जो भी हमारे पास इशू आ रहा है तो हमने उससे रिलेटेड जो है डाटा इकट्ठा करना होता है, ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट्स गैदर करने होते हैं, और जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग मेकर है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या एथिकल प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए उसमें हमने सबको यूज़ करना है, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमने एनालाइज करना है प्रॉपर प्रॉब्लम को डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू, ठीक है। एथिकल प्रिंसिपल को यूज़ करना है, डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करना है, हमने उसको प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद हमने अल्टरनेटिव्स देखने हैं कि हमारे पास अब ये अल्टरनेटिव है, इसका ये सोल्यूशन है, तो हम उसमें से बेस्ट जो पॉसिबल सोल्यूशन होता है, बेस्ट पॉसिबल चॉइस होती है, उसको हमने सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल्स की लाइट में उसकी बेसिस पे। और लास्ट पे हमने जब चूज कर लेना होता है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है उस डिसीजन को, ठीक है। और फिर हमने इवेलुएट करना है कि हमारा जो एथिकल जो इशू था वो रिजोल्व हुआ है कि नहीं, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हमने फिर इसको रीस्टार्ट ऐसे करना है, पूरा स्टेप जो है वो रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मॉडल था जो कि आपने अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूएचएस के पेपर में काफी दफा आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और टॉपिक है आपका मोरल डिस्ट्रेस, ठीक है। मोरल डिस्ट्रेस क्या होता है, इसको कैसे रिजोल्व करना होता है, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये हम देखते हैं। अच्छा, इसको डिफाइन करें तो क्या है, मोरल डिस्ट्रेस अकर्स व्हेन नर्सेस कैन नॉट टर्न मोरल चॉइसेस इनटू मोरल एक्शन when the nurse knows the proper course of action to take, but institutional or interpersonal constraints make it impossible to pursue it। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास एथिकल इशू आ गया, ठीक है। अब नर्सिस को पता है कि इसने कौन कौन सी चॉइसेस को जो है ना सिलेक्ट करना है, क्या क्या इसने फॉलो करना है, उसको पूरा प्रोसीजर पता है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रही, ठीक है। वो उसको अपनी जो भी मोरल वैल्यूज हैं, जो भी चॉइसेस हैं, उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से, ठीक है। अब ये इसका क्या आगे इसका जो होता है क्राइटेरिया क्या होता है, ये किसने आगे इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, मोरल डिस्ट्रेस को कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये हम देखते हैं। हमारे पास ना फोर एज हैं, ठीक है, जो कि किसने दिए थे, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग ने इसको सॉल्व करने के लिए मोरल डिस्ट्रेस को। तो हमने क्या करना होता है, 4 एज को इम्प्लीमेंट करना होता है। अब 4 एज कौन कौन से हैं, सबसे पहले है आस्क, ठीक है, आस्क, उसके बाद अफर्म, असेस और एक्ट, ये चारों को हमने इंप्लीमेंट करना है मोरल डिस्ट्रेस को रिजोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आस्क में क्या है, आस्क योर सेल्फ इफ यू आर डिस्ट्रेस्ड एंड इफ इट इज वर्क रिलेटेड। सबसे पहले हमने पूछना है अपने आप से कि आप डिस्ट्रेस हैं कि नहीं, अगर हैं तो ये वर्क से रिलेटेड तो नहीं है, वर्क की वजह से आप स्ट्रेसफुल तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने अफर्म करना है, ठीक है, हमने अफर्म कर लिया कि हमारा जो स्ट्रेस है वो किससे रिलेट कर रहा है, किसकी उसकी वजह क्या है, तो हमने अफर्मेशन करनी होती है, ठीक है। और फिर हमने कमिटमेंट शो करनी है कि हमने सेल्फ केयर प्रोवाइड करनी है अपने आप को, ठीक है। क्योंकि वो जो डिस्ट्रेस है ना वो आगे फर्दर जब कॉम्प्लिकेट होता है तो उससे जो नर्स है ना उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट्स आते हैं। तो हमने क्या करना है, अफर्म करने के बाद सेल्फ केयर से कमिटमेंट अपनी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने असेस करना है, ठीक है। असेस में क्या है, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ योर स्ट्रेस, के जो स्ट्रेस आ रहा है हमें उसके सोर्सेज क्या क्या हैं उसको हमने रिजोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट पे एक्ट है, ठीक है। एक्ट पे हमने जो भी अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया ना उसको रिजोल्व करने के लिए हमने एक्शन लेना है, ठीक है। और जो हमने एक्शन ले लिया तो हमारा जो स्ट्रेस था वो रिजोल्व हो गया, तो हमने उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ये थे, इसके 4 एज थे जिसके जरिए हम डिस्ट्रेस को जो है वो कम कर सकते हैं। और ये किसने दिए थे, AACN ने दिए थे, ये आप याद रखना है। तो यहाँ तक हमारा था आज का लेक्चर, जो कि हमने अपना स्टार्ट किया था नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कंटेम्प्रेरी इश्यूज एथिकल लीगल इश्यूज। ये हमने हाफ चैप्टर कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आगे। एथिकल डलीमास कौन कौन से होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डलीमास, ये भी हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, ये आपने कंप्लीट जो है वो रीड करना है बुक से भी, और जो मैंने आपको प्रीवियस ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है वो भी। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।